नमस्कार, मैं हूं फरहान। इस वक्त देश में चुनावों का मौसम है। चाहे बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो, तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों की भी तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पर सत्ताधारी दल और विपक्ष इन चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं और विपक्ष में बैठी कांग्रेस की क्या रणनीति है। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गाजियाबाद में आज कांग्रेस किन रणनीतियों के तहत चुनाव लड़ेगी, इसी संबंध में हमारे पास मौजूद है जिला गाजियाबाद के कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा रामबाण है, ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसके तहत वह आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा को घुटनों पर लाने की कवायदें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक लंबे समय से आपका कांग्रेस में जुड़ाव है। बहुत से ऐसे नेता हैं, चाहे वह कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के हो, विपक्ष के कई नेताओं ने भाजपा में जाना पसंद किया। आप अब तक यहाँ रुके हैं बिना किसी उम्मीद के, आखिर यह कैसे हुआ? देखिए, विचारधारा की देश में लड़ाई है और जिसने सही मायने में कांग्रेस में ट्रेनिंग पाई हो, जो मानव मात्र को एक बात मानते हो, वो लोग कांग्रेस छोड़ करके किसी ऐसे दल में नहीं जा सकते जिनकी विचारधारा संकीर्ण हो और जो इंसान से इंसान को लड़ने में विश्वास करते हो। कांग्रेस और उनकी विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर है। कांग्रेस इस देश की आत्मा है और ये देश का जो मूल सिद्धांत हमारा भारत का है, जो ये देश हमारे ऋषि मुनियों ने हमें यहाँ तक सौंपा है, हम एक दूसरे का आदर करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम मानव की तो छोड़िए, जीव जंतुओं में भी ईश्वर को ढूंढते, कण कण में भगवान हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। तो जहाँ आस्था संकीर्ण हो जाए वहाँ विचारधारा की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कांग्रेस की विचारधारा बहुत बड़ी है, ये मानवता की विचारधारा है और इस विचारधारा के सहारे मैं यहाँ मौजूद। वैसे तो मैं आपसे आपके राजनीतिक सफर के बारे में पूछता, लेकिन उससे पहले आपने ऋषि मुनियों की बात की, भारतीय संस्कृति की बात की। भारतीय संस्कृति की बात तो केवल एक ही पार्टी करती है, ऋषि मुनियों की बात एक ही पार्टी करती है। तो भारत की संस्कृति को ऊपर तक ले जाने में तो बहुत सहयोग करेंगे आपकी ना वो पार्टी। देखिए, राम थे तो रावण भी था, कृष्ण थे तो कंस भी था। हर युग में ऋषि थे तो ऋषि परंपरा का विरोध करने वाले लोग भी थे। रावण आया माता सीता का हरण करने के लिए, तो वो भी साधु का वेश धर के आया। इनका जो रूप है वो बनावटी है। ये भारत की ऋषि परंपरा में पूर्णतः यकीन इन लोगों का नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इन लोगों का जो यकीन है वो द्वंद्व में है, छल में है। और अगर आप सही मायने में देखें तो कांग्रेस के लोग ही भारत की ऋषि परंपरा का पालन करते हैं। आपके सफर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपका कांग्रेस में जुड़ाव कब हुआ और अन्य कितनी पार्टियों के आप संपर्क में रहे या नहीं रहे, व्यूअर्स को आप बता सकते हैं। सन 80 में मैं कांग्रेस से जुड़ा और 80 से लेकर के मैं लगातार कांग्रेस के संगठन के विभिन्न पदों पर रहा। 88 में मैंने पहली बार डासना नगर पंचायत का चुनाव चेयरमैन का लड़ा और सन 93 में एक समय ऐसा आया कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ के सपा ज्वाइन की। लेकिन जैसे ही 94 में सोनिया जी का वापसी हुई कांग्रेस के में अध्यक्षता के लिए, अगले ही दिन मैंने वापसी कांग्रेस में कर ली 13 महीने के बाद। अच्छा, कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या रहा था उस दौरान? कांग्रेस छोड़ने का कई कारण थे। मुख्य कारण था मेरी निजी आस्था नेहरू परिवार के साथ है। राजीव गांधी जी की हत्या हुई देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी और जो हत्याकांड की फाइल थी जिसमें सजा उन लोगों को होनी थी, वो प्रधानमंत्री आवास से जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, वो फाइल गायब हो गई।
तो हम लोगों को लगा कि शायद अब कांग्रेस उस परिवार को त्याग रही है, तो उस पीड़ा में हमने कांग्रेस छोड़ी। मेरा कोई निजी अपना वो नहीं था। और जैसे ही नेहरू परिवार से सोनिया जी ने कांग्रेस में वापसी करी, उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, अगले दिन मैंने बिना शर्त कांग्रेस के अंदर वापसी करी। और तब से लेकर के आज तक कांग्रेस के हर चुनाव को, किसी ने भी चुनाव का कोई प्रत्याशी रहा हो, पूरी क्षमता के साथ चुनाव मैंने लड़ाया है, चुनाव जिताया है। और अब मुझे इस बात का भी गर्व है कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ एक चुनाव को यदि आप छोड़ दें 2022 वाले को, तो बाकी तमाम चुनाव में कांग्रेस जीती है। आज तक कांग्रेस उस क्षेत्र में कभी नहीं हारी। अच्छा, गाजियाबाद को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, चाहे वो विधानसभा सीटें हो या लोकसभा सीट हो, भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति आसीन है, विधायक हो या सांसद। तो क्या लगता है कि गाजियाबाद में ऐसा क्या पॉजिटिव पॉइंट है जिसका भाजपा को फायदा मिलता है, लेकिन आने वाले चुनावों में क्या आपने ऐसा कोई लूप होल ढूंढ लिया है जिससे भाजपा कांग्रेस को कहीं ना कहीं गाजियाबाद में शक्ति प्रदान हो? देखिए, कांग्रेस का तो अपना एक मूल सिद्धांत अपना है कि कांग्रेस किसानों में बसती है, कांग्रेस गरीबों में बसती है, कांग्रेस पीड़ितों में बसती है, शोषितों में बसती है, दलितों में बसती है, अति पिछड़े लोगों में कांग्रेस बसती है। और उस हर व्यक्ति की जो किसी न किसी रूप में पीड़ित है, चाहे वो छात्र है, किसान है, उसकी लड़ाई, उसकी आवाज़ कांग्रेस बनती है। पिछले माहौल ही प्रदेश के अंदर ऐसा बना 30-32 सालों के अंदर कि देश की राजनीति ध्रुवीकरण की हुई और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। एक समय ऐसा आया कि भारत जहाँ की राजनीति पूरी हिंदू और मुसलमान पर हो गई, क्योंकि कांग्रेस तटस्थ थी, वो न्याय की बात करती थी, हिंदू की बात भी करती थी, मुसलमान की बात करती थी, जो सच होता था। लेकिन कुछ दल ऐसे थे जिन्होंने खाली हिंदू की बात करी, कुछ ने मुसलमान की बात करी, तो राजनीति भाजपा और सपा में बट गई थी। कांग्रेस ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा, लेकिन आज लोगों को ये एहसास हुआ कि कांग्रेस वो पंच है जो सबके न्याय की बात करती है। आज जमाना किसी एक के साथ खड़े होने का आ गया था। लोग ये महसूस करते हैं अगर आप दो लोगों में लड़ाई है, किसी एक का पक्ष लेते तो वो आपको बढ़िया कहेगा, लेकिन अगर न्याय के कहते हैं तो दोनों में से कोई भी आपको अच्छा नहीं कहेगा। कांग्रेस के साथ भी यही हुआ, क्योंकि कांग्रेस न्याय की बात करती थी, वो बात ना हिंदू को अच्छी लग रही थी उस समय, ना मुसलमान को अच्छी लग रही थी। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदली हैं। जब लोगों ने अनुभव महसूस किया, हर चीज़ की एक अति होती है, बहुत ज़्यादा झूठ लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। आम लोग शांति से रहना चाहते हैं, आम लोग भाईचारे में रहना चाहते हैं। ये देश की गंगा जमुना सभ्यता संस्कृति है कि जहां हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कुछ दिनों के बाद में ये लोगों को महसूस हुआ, आज वो लोग सब लौट करके फिर कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिख रहा है। ये आप मतदाताओं के संबंध में बोल रहे हैं? मतदाताओं के संबंध में। तो आपको ये मतलब कैसे लगा कि लोगों को महसूस हुआ है कि हम ठगे गए हैं भाजपा के द्वारा? मतलब किन पॉइंट्स के आधार पर आपको ऐसा लगा? बहुत सारे पॉइंट हैं। अभी हम जैसे गए हैं, बहुत सारी जगह, अभी मैं सारा गांव है वहाँ गया था, जाट समाज से था हमारा गांव, और वहाँ जब मैं बैठा था तो वहाँ लोगों ने जब बातें करी तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी कहते थे 56 इंच की हमारी छाती है। उसी दौरान हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैंने समझौता करा दिया। तो लोगों ने उस युद्ध को भी देखा, लोगों ने 71 का पाकिस्तान का युद्ध भी देखा, पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े हुए इंदिरा जी के समय उन्होंने वो देखा। उन्होंने लोगों ने कंपैरिजन किया। उन्होंने कहा एक समय था जब कांग्रेस थी तो अमेरिका ने बहुत दबाव देने का प्रयास करा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं झुकी महिला होकर के, और उन्होंने पाकिस्तान को भी सबक सिखाया, अमेरिका को भी सबक सिखाया। और एक समय आज है कि जो 56 इंच की छाती होने का दावा करते हैं, एक अमेरिका की धमकी के आगे घुटने टेक दिए और 2 मिनट में सेनाओं को सरेंडर किया। अच्छा, राहुल गांधी को इस दौरान एक उपनाम भी दिया गया, 2014 के बाद से पप्पू शब्द कहा गया जी। उसका विरोध नहीं किया राहुल गांधी ने कि वो खड़े हो जाए, पप्पू कहा गया। लेकिन
बीते दिन उनका एक वीडियो सामने आया, वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भविष्य तक की धमकी दे रहे हैं कि आप रिटायर भी हो गए तो आपको ढूंढ लिया जाएगा। तो मतलब इतना उग्र कैसे हो गए राहुल गांधी, बड़े शांत स्वभाव के? ये उग्रता नहीं है। राहुल जी ने बड़ी गंभीरता से राजनीति की। उन पर निजी लांछन लोगों ने लगाया, निजी नाम दिया, उन्होंने उसका भी प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने कहा मैं प्रेम से जीतना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत की दुकान खोलता चलता हूँ। राहुल जी ने कभी किसी का प्रतिवाद नहीं किया। जहाँ तक आज के इन शब्दों की बात है, महाराष्ट्र के अंदर हो, कई राज्यों के अंदर वोटर में हेरा फेरी सत्ता ने कराई। ईडी सीबीआई के तो दुरुपयोग की तमाम घटनाएं थी ही थी। अगर आप देखें 14 से लेकर अब तक जितने छापे लगे हैं नेताओं पर, उसकी आप लिस्ट उठा कर देख लीजिए कितने नेताओं पर छापे लगे हैं और उनमें कितने किस किस दल के लोग हैं और कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप आज ईडी सीबीआई का छापा लगाते हैं, कल वो आपके दल में शामिल हो जाता तो वो दूध धुला हो जाता, माफ़ी कर देते हैं। चुनावों को पैसे के दम पर वोटों को हत्या करके आप कहना में चुनावों को बदलने का साजिश करते हैं। तो एक उन्होंने इसे ये चेतावनी इसलिए दी कि अधिकारियों को निष्पक्ष रहना चाहिए। सत्ताएं अदलती बदलती रहती हैं, कल कांग्रेस की सरकार हो सकती है। तो उन्होंने ऐसे लोगों को ये बताने का प्रयास किया, ये धमकी नहीं थी कि यदि आप गलत करेंगे तो कल आपको भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। निजी कोई वो जो स्थिति से नहीं है, ये सिर्फ पॉलिसी का मैटर है और पॉलिसी साफ है कि आप निष्पक्ष रहिए, आप अधिकारी हैं, अधिकारी वाला रोल अदा करें। अरे गाजियाबाद के अंदर मैंने कमेटी में देखा कि दलित, सवर्ण, सभी समुदाय के लोग दिख रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का नेतृत्व कौन कर रहा है गाजियाबाद? मुसलमानों का नेतृत्व मुझसे बड़ा कौन होगा? 60% मुस्लिम समाज के लोग मेरी कमेटी के अंदर हैं और आप पहली बार देखेंगे अभी मेरे साथ बैठे, अभी कुरैशी समाज से सेक्रेटरी मेरे साथ यहीं बैठे हुए हैं। मैंने मुसलमानों में अति पिछड़े जिनको किसी ने आज तक नहीं पूछा था, उन लोगों को निकाल के लाने का बार काम किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर अंसारी है, कुरैशी है, अलवी है और मेवाती है, क्या नाम मलिक है, रंगरेज है और इदरीसी है, राजपूत है, मुस्लिम का त्यागी राजपूत है, मैंने कोई पठान है, मैंने कहीं किसी जाति को नहीं छोड़ा, सभी को सम्मान देने का प्रयास किया है। जिला कमेटी के अंदर भी, और जिला कमेटी में अगर कुछ लोग कहीं बचे तो नगर और ब्लॉकों के जो अध्यक्ष बनाए उसमें काम किया। मैंने उत्तराखंड के लोगों को भी सम्मान दिया है। नगर अध्यक्ष खोड़ा उत्तराखंड समाज से हमने बनाया विशंबर सिंह नेगी। जिला कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी बनाया तरुण रावत को। वाइस प्रेसिडेंट बनाई है पूजा मल्होत, वो नाम उनका पूजा मेहता, सॉरी। उत्तरांचल के लोगों के अलावा पूर्वांचल के लोगों को समावेश किया है। तो जो हमने कमेटी बनाई है उसके अंदर महिलाओं का, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, सभी का समावेश है और कोई पूरे जिले में ये उंगली नहीं उठा सकता कि इस जाति का व्यक्ति जिले की कमेटी में मौजूद नहीं है। दलितों में अगर जाटव समाज का व्यक्ति है तो वाल्मीकि समाज का भी, वाल्मीकि समाज का भी है तो कोरी समाज का भी है, पिछड़ों में नट समाज का भी है, तो जो कलंदर और बाजीगर होते हैं खाना बदोश कौम है उनका भी प्रतिनिधित्व है। अच्छा, कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चलाया, मैं शामिल भी हुआ, मैंने देखा भी। तो यह समझ में आया कि सत्ताधारी दल से लड़ाई तो दूर की बात है, बल्कि शायद अपने ही संगठन को मजबूत करने में ही पूरा ध्यान है। यानी कि संगठन के अंदर कहीं ना कहीं कोई विरोधाभास तो है, वो क्या है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। देखिए, संगठन सृजन का हमारा 100 दिन का अभियान था। उसमें हमारे 5 चरण थे। पहला, हमें जिला कमेटी को मजबूत बनाना। दूसरा, ब्लॉक और नगरों को मजबूत करना। तीसरा, हमें मंडल बना करके मंडल कमेटियों का गठन कराना। चौथा, वार्ड या गांव का अध्यक्ष बनाना। 5वां, बूथ लेवल तक जाना। 5 में से हम 3 चरण पूरे कर चुके हैं।
संगठन सृजन अभियान बहुत अच्छा है, इससे लोगों को बड़ा जुड़ने का मौका मिल रहा है। हर गांव-गांव जाकर के हम जहां जिन जातियों का समावेश है उन लोगों को आगे निकाल करके ला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो किसी न किसी कारण से निष्क्रिय हो गए थे, घर बैठे हुए थे, निराश थे, उनमें हताशा दूर करके आशा का संचार हुआ है और वो लोग निकल करके आज आए हैं। आज जब छोटे से छोटा प्रोग्राम होता है तब भी बड़ी तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर निकल के आ रहा है। पहली बार जिले के अलावा ब्लॉक इकाइयों पर, नगरों पर, तहसीलों पर धरने प्रदर्शन एक साथ दिए जा रहे हैं। अगर गाजियाबाद सदर तहसील पर धरना चला तो लोनी पे भी हुआ और मोदी नगर पे भी हुआ। ये शायद पिछले 15-20 सालों के बाद संभव हुआ है, वरना एक कार्यक्रम होता था और तीसरी हो जाती थी। क्या कांग्रेस के भीतर गुटबाजी होने लगी है कि अजय राय का गुट या प्रियंका गांधी का गुट या राहुल गांधी का गुट, इस तरह की जो सियासी गलियारों में देखिए ऐसी खबरें हैं कि गुटबाजी शुरू हो गई है, इसका खामियाजा शायद आगामी चुनावों में भुगतना पड़े, क्या ऐसा लग रहा है आपको? ये सब मैं समझता हूँ विरोधियों की सिर्फ उपज है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं उनकी नज़र में। कांग्रेस बहुत मजबूत है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, आदरणीय खड़गे जी हमारे नेता हैं, अजय राय जी हमारे प्रदेश के कप्तान हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पूरी कांग्रेस एक झंडे के नीचे खड़ी है। नीचे वार्ड से लेकर बूथ से लेकर के और मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब मिलकर के कांग्रेस को अपने अपने स्तर पर मजबूत करने में लगे हुए हैं। कहीं कोई मतभेद या ग्रुपबाजी कहीं किसी तरह की नहीं है। हाँ, आपको लगता हो कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी माननीय अजय राय जी की है तो यूपी को वो देखेंगे। जिले में जिम्मेदारी मेरी है तो जिले को मैं देखूंगा। जहाँ जिस स्तर पर जिले जिम्मेदारी पार्टी ने फिक्स कर दी है वो अपने स्तर पर कार्य को कर रहे हैं, बखूबी से कर रहे हैं, बिना भेदभाव के कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल करके कर रहे हैं। कहीं किसी के लिए कोई जगह ऐसी कहने की गुंजाइश नहीं है कि कहीं मतभेद है या कहीं एक दूसरे के जुड़ाव में फर्क है। तो फिर जब इमरान मसूद नाहल का दौरा करते हैं तो फिर विरोध के स्वर क्यों उठने लगते हैं? अकेले चले गए, हमें बुला लेते, उन्होंने बुलाया भी नहीं, किसी को सूचित भी नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो एक अलगाववाद मुझे तो दिखाई दे रहा है जहां से मैं देख रहा हूँ। देखिए, बेहतर होता अगर सांसद जी आए थे संगठन को बता के जाते तो संगठन उनके साथ चलता सारी चीज। हालांकि कांग्रेस का उसकी लड़ाई को सबसे पहले हम लोगों ने लड़ा। जैसे नाहल की घटना हुई अगले दिन खबर आई कि नाहल में आम आदमी के साथ अत्याचार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। गांव अपराधी का हिमायती नहीं था, न है, लेकिन पूरे गांव को आप अपराधी का हिमायती बता दें और बता करके उनका उत्पीड़न करें, ये गलत है। जैसे हमें ये लगा, हमारे मित्र हैं अब्दुल यासीन सीनू जो डासना देहात के प्रधान रहे, जिला पंचायत के सदस्य रहे, मैंने उन्हें भेजा, मैं नाल की वस्तुस्थिति समझ के आओ, देख पाओ क्या है। उन्होंने शाम को बताया, अध्यक्ष जी वहाँ इस तरीके का वाकया हुआ। जो तीन सारी घटना सब उन्होंने बताई कि कोई जो सिपाही आए थे सिविल में आए थे, सिविल गाड़ी से थे, उनकी डेथ कैसे हुई ये सारा जांच का अलग विषय है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया, उसे बताने के साथ ही वो फुटेज मुझे दिखाए जिसमें गांव वालों का विरोध के रूप में कहीं नहीं था बल्कि सहयोग के रूप में था। जैसे उस सिपाही कांस्टेबल को गोली लगती है, वो गिरता है, मोहल्ले वाले आते हैं, उसे उठा करके इलाज कराने की बात करते हैं, देखते हैं। तो हमने जा कर के जब उनकी परिस्थिति देखी तो अगले दिन सुबह जा कर के मैं खुद गया नाहल। जा कर के लोगों में बड़ा भय का वातावरण था, लोगों को घरों से बाहर निकाला, उन्हें उनका डर निकालने का हमने प्रयास करा। उनकी परिस्थिति देख हमने कहा भाई हम आपकी मदद करेंगे। अधिकारियों से बात करी और वहाँ की सारी जान रिपोर्ट हमने उसी दिन प्रदेश अध्यक्ष जी को और माननीय राष्ट्रीय महासचिव जो हमारे अविनाश पांडे जी हैं उनको हमने प्रस्तुत कर दी थी। उसके बाद संभवतः वहीं से सांसद जी को भेजा गया या वो अपनी इच्छा से जो आए। तो कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने ऐसी कोई निजी कार्यकर्ताओं के विचार हो सकते हैं कि हम भी साथ जाते वो भी जाते, लेकिन सांसद जी आए, सांसद जी ने पार्टी का ही काम किया।
उन लोगों की बातें उन्होंने सुनी और सुनने के बाद में उस लड़ाई को हमने वहाँ भी लड़ा, मौके पर जा कर के अधिकारियों से वार्ता करके भी, जेल पर जा कर के उनके बयान भी हमने सुने जो इन्होंने जेल भेजे थे। कई सारे ऐसे लोगों को जेल भेज दिया जो रिश्तेदारी में आए थे, शाम को उन्हें पता ही नहीं था घटना क्या हुई है। वो सोचे थे दावत खाएंगे, जाएंगे, दावत पुलिस ने जो शाम को ले जाकर लोकम्पा करा दी उनकी। अच्छा, राहुल गांधी को साइकिल रास नहीं आ रही है, पता नहीं चला नहीं पा रहे या चलाना नहीं जानते या चलाना नहीं चाहते, तो क्या 2027 में भी साइकिल चलाएंगे, यानी गठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए, ये तो बड़े नेताओं का फैसला है, उनको क्या करना है, लेकिन हम लोगों को जो निर्देश है वो अपने तरीके से चुनाव लड़ने के निर्देश है। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, यदि हम अकेला लड़ना पड़ता है तो हम अपनी मजबूती से तैयारी करके चल रहे हैं। गठबंधन हो या ना हो, कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है और उसी मजबूती का तैयारी कर रही है। अरे, संदीप सिंह और अजय राय की अलग अलग टीमें महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि टीमें अलग अलग हैं, तो इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या फिर टीम जैसा कुछ नहीं है? देखिए, बड़ा दल है और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ नेता हैं, तो लोग ना, संदीप सिंह नेता नहीं है, संदीप सिंह एडवाइज़र हैं प्रियंका जी के, और उनका बहुत बड़ा रोल रहता है लोगों की बातें सुनने में, उन्हें वहाँ तक दिलवाने में, पहुँचाने में। अजय राय जी संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन का काम देख रहे हैं, बड़ा चेहरा है। मोदी जी को धूल चटाने का लगभग उन्होंने काम कर दिया था। प्रशासन अगर हेराफेरी ना करता तो कई राउंड उन्होंने पीछे रखा प्रधानमंत्री जी के चुनाव में, आपने देखा उनकी लोकप्रियता को। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष या मीडिया, जो गोदी मीडिया है, वो प्रयास करता है कि इनके बीच मतभेद अब पैदा करके दिखा दें। कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, कोई मतभेद नीचे से ऊपर तक हमारी कहीं किसी के अंदर नहीं है, और हमने खाका इतना मजबूत खींचा है कि 2027 और 2029 हमारा है, कोई इसमें संशय रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 चुनावों को जो प्रभावित किया है वह दलित वोट ने किया है। मायावती का जो सीटों का समीकरण था उसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इस बार ऐसा कुछ लग रहा है कि मायावती शायद बीजेपी से खफा हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, तो क्या कोई सहयोग बन रहा है या फिर दलित वोट बैंक को अपनी तरफ ले आना, चंद्रशेखर आज़ाद का भी अब सक्रिय राजनीति में जुड़ जाना कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित होगा, या फिर कहीं ना कहीं निचले स्तर पर भी आप उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सीधा वोटों को साध रही है। दलित मतदाता हमारा मूल मतदाता है। किसी कारण से बीच में हम भटक गए या वो भटक गए, लेकिन आज दलित जिस तेजी के साथ कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है, अपने घर वापसी कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कांग्रेस दलितों की थी, दलित कांग्रेस का है। ये आने वाले चुनाव साबित कर देंगे। दलित मतदाताओं के लिए हमें किसी से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना ये है, आज जितनी बड़ी तेजी के साथ में दलित जो संगठन सृजन हमारा अभियान चल रहा है, बूथ से लेकर जिले तक जुड़ा है, मैं समझता हूँ कि इसी स्थिति से पूरे प्रदेश में या पूरे देश में दलित वापसी कर रहा है। कांग्रेस वापस उन्हें अपना घर दिखाई दे रही है, आशा और विश्वास के साथ। तो हमें अपने आप में भरोसा है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर आप गाजियाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुछ कमियां और जो उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जनता को आपके हिसाब से, तो ऐसा कौन सा वादा करेंगे लोगों से कि गाजियाबाद से सत्ताधारी दल को निकाल कर कांग्रेस अपनी जगह बना सके? देखिए, मैं गाजियाबाद की जनता से यही वादा करना चाहूँगा कि आपने बहुत लंबे समय कांग्रेस का शासन देखा है। वो पॉलिसी हमारी थी कि 1 रुपये रोज पे हमने दुकानें दी, 1 रुपये रोज पे हमने लोगों को रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान दिए। आज वो मतदाता जाति धर्म के नारों में आके जो बह गए थे, आज उन्हें महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साथ ठगी हुई है। आज उनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। सत्ता सिर्फ जेबी बन करके रह गई है बड़े लोगों की। गाजियाबाद करहा रहा है, जरा सा बारिश होती है, जल भरा बड़े पैमाने पर हो जाता है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे शहर के अंदर। नफरतों का बाजार गर्म है।
औद्योगिकरण खत्म हो चुका है। एक समय गाजियाबाद शहर को उद्योग की नगरी के रूप में देखा जाता था। हजारों लोग आज बेरोजगार हो गए इस शासन के अंदर। आज मजदूर की कोई कहने सुनने वाला नहीं। बेरोजगारी का बुरा आलम है। शिक्षा के जो साधन होते थे स्कूलों को बंद किया जा रहा है। शराब के ठेके जगह जगह खुलवाए जा रहे हैं। तो आप बच्चों का भविष्य क्या शराब पर निर्भर करना चाहते हैं? एजुकेशन दूर करके करना चाहते हैं? तो गाजियाबाद की जनता से कहना चाहता हूँ, आप वापसी अपने घर, पुराने घर आइए। आपकी जो मूलभूत समस्या है उनको कांग्रेस उठाएगी, उनको पूरा करने का काम करेगी। आपको जो कहीं गिला शिकवा रहा है उसे हम दूर करके आपको भरपूर प्यार और सम्मान देंगे, आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। गाजियाबाद प्रदेश और देश को लेकर हमने कांग्रेस से संबंधित सभी सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन सवालों की फहरिस्त लंबी होती है। हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे भी हों जो हम नहीं पूछ पाए हों। कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं, और इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।